गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है काफ़ी बढ़िया ठंड लग रहा है और इतना अच्छा है कि अभी जब जब अभी जब और इतना अच्छा है कि अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो ऐसे लग रहा था ना कि कान कट के गिर जाएगा क्योंकि टोपी हमने नहीं लगाया था। तो अच्छा खासा ठंड है हमारे चंपारण के मोतिहारी में। इसलिए हमारा चंपारण जो है ना एक अलग वाइब्स देता है। चाहे गर्मी हो, गर्मी में हाई लेवल की गर्मी, ठंडी में हाई लेवल का ठंडी, और बरसात में तो पूछो ही मत। सावन आए, बादल छाए, गुल गुल महके, गुल खिले, तो वो वाले बरसात का सीजन होता है। तो मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा कल जहाँ तक पढ़ाया हुआ था उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है, यहाँ पे मेरा मेन पर्पस वीडियो लंबी हो जाती है और यहाँ पे मेरा मेन पर्पस ये होता है कि मैं कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ें बताने का प्रयास करूँ, और इसीलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? ग्रेविटेशन के बारे में हम जान लिया था कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और व्हाट इज ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लोगों ने उसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस चीज को पढ़ने का प्रयास किया था, बट हुआ क्या कि मेरा जो माइक है, माइक डिस्चार्ज हो चुका था उस टाइम तक और वॉइस नहीं जा पाई वीडियो में। इसीलिए उस चीज को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फिर से रीस्टार्ट करते हैं और वहां से पढ़ते पढ़ते हम लोग इस वीडियो को एंड अप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड ऑन करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग हेडिंग देंगे और समझेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और न्यूटन ने इस लॉ में क्या क्या बताया, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सुन लो, क्योंकि न्यूटन जो है इस लॉ में जब हमने बताया कि जब जो सवाल उनके माइंड में चल रहा था, उन्होंने प्रोफेसर से ये जाकर के ये क्वेश्चन भी किया कि प्रोफेसर जो है प्लीज टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली, ये छोड़ो यार ये क्या। हाँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? उन्होंने बताया कि दो जब भी कोई दो मास प्रेजेंट हो तो दोनों मास के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उन्होंने सेकंड में ये बताया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था उनका, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था उनका कि जब भी जहां कहीं भी दो मास प्रेजेंट होगा तो उसके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जब दो मास जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, वो दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया। और सेकेंड में उन्होंने ये बताया कि दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के 1/, के बराबर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर दो मास के बीच का अगर अट्रैक्शन फोर्स F है, इसका डिस्टेंस यदि D है, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा करके 2D कर दे, अगर यहाँ 2D हो गया तो दोनों के बीच का जो फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स यहाँ F लग रहा था तो अब यहाँ जो फोर्स लगेगा F/2D का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ जो लग रहा है F बराबर m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब जो फोर्स लगेगा F/2D का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा F
अब जो F होगा m1 m2 by 2d का स्क्वायर, तो m1 m2 by 4d स्क्वायर बराबर 1/4, और ये जो मास है देखो इसके बराबर है F, यानी कि अब जो फोर्स आया F डैश, देखो जब हमने डिस्टेंस को 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली फोर्स 1/4 हो गया। पहले फोर्स F था तो उसका 1/4 हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया ना, तो इसलिए इसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और जब फोर्स जो मास है, मास जिस रेशियो से बढ़ाएंगे उसी रेशियो से फोर्स बढ़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो इस चीज को लिखते हैं, क्योंकि विदाउट नोट्स जब तक आप नोट्स नहीं बना लेते हैं ना खुद से, तब तक वो फिर समझने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन करने के लिए नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें विदाउट रिवीजन आप कुछ नहीं, सब चीज समझ जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स क्रिएट करना खुद का बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। लिखिए न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था इसमें लिखना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerting exerted between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। दैट इज मतलब Fg जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2। अगर यहाँ पे एक बॉडी है, एक यहाँ पे एक बॉडी है, ये m1 है, ये m2 है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, हमेशा जब डिस्टेंस दो बॉडी के बीच के जब डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा डिस्टेंस दोनों मासेज के सेंटर के डिस्टेंस के बराबर लेंगे। तो इसका सेंटर यहाँ, ये नहीं कि यहाँ सरफेस से मेजर कर लेंगे, नहीं, सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये D है, ठीक है। m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या था, Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। when adding equation first and second we get क्या, तो Fg proportional directly m1 m2 and inversely d square। यहां तक कीजिए, इसके बाद यहां से स्टार्ट करना है, इसके बाद यहां से। अब देखिए जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कभी भी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जहां कहीं भी, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पे कांस्टेंट आती है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन है ये Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 by ds, तो ये जो साइन हटेगा, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे आएगा, तो उसके बदले में कांस्टेंट आएगा जिसको कैपिटल G से लिखा जाता है, और उस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ जी m1 इंटू बाई डी स्क्वायर, एफ जी इज इक्वल टू m1 डॉट m2 बाई डी स्क्वायर। हो यहाँ कांस्टेंट भी तो लिखना है, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। यही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन। क्या है ये? वेयर, यहाँ लिख देना है G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी हम सब बताएंगे इसका वैल्यू कैसे क्या है, ये क्या है, जी क्या है, अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। m1 m2 मास ऑफ द बॉडी तो पता ही है, m1 एंड m2 लिख देना, मासेज ऑफ बॉडीज। और दूसरा d क्या है? डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज। यहां तक कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आगे आना है। डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज सभी रेज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो इक्वेशन आ गया है एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर डी स्क्वायर। ये एक फोर्स है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। मास का ऐसा यूनिट पता ही है, किलोग्राम होता है, ये भी मास ही है, और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होगा। किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और ये डी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ये जी बराबर हम निकाले, यहाँ पे देखना जी इज इक्वल टू एफ जी इंटू डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 आएगा कि नहीं। जी बराबर एफ जी इंटू डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 आ जाएगा। फिर डी स्क्वायर को उधर भेजेंगे और m1 m2 को नीचे भेजेंगे, तो आ जाएगा जी बराबर। देखो ये जी था, हमारा जी का इक्वेशन आ गया, ये था फोर्थ इक्वेशन। और यहाँ से डायमेंशन एक होता है। डायमेंशन क्या है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन तो उसमें बताएंगे, अभी बस लिख लेना है। जो ये एफ जी है फोर्स का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होता है, अगर हम जी का डायमेंशन लिखेंगे, जी का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्टेंस का डायमेंशन का स्क्वायर इंटू मास का डायमेंशन इंटू मास का डायमेंशन। देखो मास का डायमेंशन को लिखा जाता है m से, ऐसे। दूसरा, और डिस्टेंस का l से, ऐसे। और लेंथ, मास, और जो फोर्स होता है, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है m l t के पावर -2। यहाँ t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, l लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और मास m मास को रिप्रेजेंट करता है। देखो ना, जैसे हम पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma पढ़े थे। m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन बोला जाता है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है लेंथ पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस क्या, लेंथ ही है, तो लेंथ पर यूनिट टाइम। नीचे पहले यहाँ से t आ गया, और यहाँ पहले से t है, तो t इंटू टी, टी स्क्वायर, l बाई टी स्क्वायर।
और दूसरा मास। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसका अगर हम डायमेंशन लिखे एफ का, तो एम का भी हमने बताया, एम मास का एम होता है, तो एम, और ए का यहाँ देखो एल टी के पावर एल बाई टी स्क्वायर, तो एल टी स्क्वायर को -2 लिख सकते हैं, इसीलिए फोर्स का एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। जब हम डायमेंशन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे हम फिर से बताएंगे, ज्यादा चिंता नहीं करना है, बस ये थोड़ा समझने के लिए था, नहीं भी समझ में आया डोंट वरी, आई अगेन teach this chapter. I'll again teach. I'll try to again teach this chapter. So don't worry. तो g का इसका हो जाता है m l t के पावर -2, ये m है, q नहीं है, t के पावर -2, और d का l स्क्वायर बटा m1 m2 का m का स्क्वायर। देखो इसमें कुछ कटने वाला है, एकदम कटने वाला है, कटने वाला है ना ये m, ये m से एक m कटेगा, एल क्यू हो जाएगा ये एल क्यू, और टी के पावर -2, एम के पावर -1, ये नीचे से ऊपर जाएगा, और टी के पावर -2 रहेगा। ये आ गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का डायमेंशन। ये क्या है? डायमेंशन। और यूनिट क्या हो जाएगा? एस आई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट यही होगा, फोर्स का यूनिट बराबर न्यूटन डी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, ये केजी इंटू केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2, ये है, ठीक है। और जी का जो वैल्यू होता है, ये बताया हमने 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वाला ऐसे। यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। फिर इधर लिखना है। अब देखो ये जी का वैल्यू निकाला क्या गया था, सोचो अगर डिस्टेंस 1 मीटर ले ले और मास 1 केजी ले ले, 1 केजी फर्स्ट मास, 1 केजी सेकंड मास, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा जी बराबर एफ जी हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 सब 1, एफ जी से 1 में करेंगे एफ जी रहेगा, 1 से जब डिवाइड 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो एफ जी रहेगा, मतलब अब जी का वैल्यू एफ जी के बराबर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि दो मास है, दो बॉडी, ऐसा बॉडी है जिसका मास 1 केजी हो, यूनिट मास हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस हो, यानी कि 1 मीटर हो, तो उस बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को ही बोला जाता है कैपिटल जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब दो मास हो जिसका मास 1 केजी, 1 केजी इसका भी, 1 केजी इसका भी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे, उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर तुम्हारा कैपिटल जी का वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो गेटिंग, तो इस चीज को लिख भी सकते हैं, समझने के लिए सफिशिएंट है। कोई लिखना है, क्या लिखोगे इसमें, कुछ मत लिखो, ठीक है, यहाँ तक करना है, क्योंकि ये सारी चीज पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तुमसे डायमेंशन पूछा जाएगा, यूनिट पूछा जाएगा, तो इस चीज को लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में ये सब पढ़ा, अब हम लोग जानेंगे जो है, अब क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि जो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है। ये तीनों चीज, ये टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और ग्रेविटेशनल, हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो टर्म है, ये तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, इसलिए अब हम लोग इस चीज को एक बार देखेंगे, ये सारा चीज है क्या। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इस चीज को समझना है पहले कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड।
ये क्या है कि अभी हमने बताया है कि जहाँ कभी मास प्रेजेंट होगा तो अपने चारों तरफ सराउंडिंग में फोर्स लगाएगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अब अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो जब भी मास जहाँ कभी प्रेजेंट होगा तो अपने चारों तरफ जितना रीजन में, जितना एरिया में, जितना वॉल्यूम में अगर ये मास है तो इतने चारों तरफ फोर्स लगाएगी, इधर लगाएगी, इधर लगाएगी, इधर भी, मतलब थ्री डायमेंशनल फोर्स लगाएगी चारों तरफ। जितना रीजन तक फोर्स लगाएगी, जितना दूरी तक फोर्स लगा लेगी, पूरा कवर कर लेगी वॉल्यूम को, उस रीजन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। गेट माय पॉइंट? उस रीजन को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये चीज है। अब इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, इस चीज को समझना है। देखो मैथमेटिकली नहीं, इसको तो बस डिफाइन ही करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड हेडिंग देकर के इस चीज को लिखना है जो हमने समझाया है। क्या समझाया? कि जो मास जहां कहीं प्रेजेंट हो, अपने चारों तरफ जितना एरिया तक फोर्स लगा पा रही है, जहां तक उसका फोर्स महसूस हो सकता है, परसेप्टिबल है, ज्ञात है, उसी को बोलेंगे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे समझे ना, जैसे मान के चलो एक कोई लड़की है, अपने बॉडी पे परफ्यूम डाली हुई है, अपने बॉडी पे परफ्यूम लगाई है और कभी हैवी कभी अच्छा परफ्यूम है, तो क्या होगा? वो लड़की जहां कहीं भी जाएगी तो उसके बॉडी के पास जाओगे तो बहुत उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी पे तो परफ्यूम लगा हुआ है, तो जहां कहीं भी जाएगी। ऐसे समझो ना, मान के चलो एक लड़की है और खास करके सीबीएसई की लड़की तो अलग ही टाइप की परफ्यूम डालती है सब। तो मान के चलो कोई लड़की है, सीबीएसई कोई कमेंट नहीं करेंगे, बट सीबीएसई की लड़की होती है, अच्छा लगता है, तो अपने बॉडी पे परफ्यूम डाली हुई है। अब जब परफ्यूम डालेगी तो कुछ रीजन तक, कुछ एरिया तक उसका परफ्यूम सुगंधित सुगंधित महसूस होगा। ऐसा बात नहीं ना, मान के चलो यहाँ पे परफ्यूम डाली हुई है, पूरा 1 किलोमीटर जाकर के सुबह, अब महकोगे तो नहीं महकने आएगा। तो अगर कोई मान के चलो ऐसे समझते हैं ना इसको, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐसे समझते हैं। मान के चलो कोई लड़की है, सीबीएसई की लड़की खास करके बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करती है, उसी को ले लेते हैं। कोई सीबीएसई की लड़की है और अपने बॉडी पे परफ्यूम डाली हुई है, अपने बॉडी पे परफ्यूम मारी, परफ्यूम डाली, होगा क्या? उसके आसपास के पूरा रीजन महक जाएगा, महक, अच्छा महक होगी लेकिन सुगंधित हो जाएगा। तो जहां कहीं भी वो लड़की जाएगी वहां आसपास के रीजन में एक अलग खुशबू महकेगी। तो जितना रीजन तक वो महक, जितना रीजन तक वो सुगंध फैल जा रहा है, उसी को बोलेंगे उस फ्रेग्रेंस का एरिया। मन ऐसे समझते हैं, मान के चलो कि एक लड़की है, ठीक है, और अपने बॉडी पे वो परफ्यूम मारी, परफ्यूम डाली, और परफ्यूम डालने के बाद कहीं गई, तो ऑब्वियस है कि जो है जहां जाएगी वहां पे सुगंध महकेगा, अलग एक वाइब्स, जहां भी जाएगी वहां सुगंधित, वहां पे पूरा एरिया सुगंधित कर देगी। तो ऑब्वियस है कि वो जहां भी जाएगी वहां का पूरा एरिया सुगंधित कर देगी ना, कर देगी। और तो होगा क्या? लेकिन जितना एरिया, अब मान के चलो यहाँ पे है कोई लड़की और अपने बॉडी पे परफ्यूम डाली हुई है, तो ऐसा बात थोड़ा है कि जा करके तुम पटना से जा करके सुगंध लेगा तो तुमको सुगंध उसका नजर आएगा? नहीं आएगा ना, पटना से नहीं आएगा। तो अब होगा क्या? अब होगा ये, तो होगा क्या? अब होगा ये कि उसका एक एक रीजन है, एक शॉर्टन रीजन है, एक निश्चित एरिया होगा, उसी में वो महक, मतलब महक सकता है, उसका सुगंध सुगंध तुमको आएगा। तो वो जो रीजन, जहां जितना एरिया, जितना रीजन पूरा थ्री डायमेंशनल होगा, ऐसा बात थोड़ी है कि मतलब इधर महकेगा ऊपर नहीं महकेगा, ऊपर ही महकेगा उतना ही डिस्टेंस तक। तो जितना एरिया तक उसका सुगंध आएगा, उस एरिया को बोलेंगे उस लड़की के परफ्यूम का सुगंधित एरिया। अब मान लो कि लड़की की जगह पर कोई मांस हो, और मास का काम क्या है? वो फोर्स लगाना, फोर्स लगाना, अपने चारों तरफ फोर्स क्रिएट करना। तो जितना रीजन तक, जितना एरिया तक पूरा फोर्स उसका लग रहा है, उसको बोलेंगे
उस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया? अब इस चीज को लिखते हैं। हेडिंग देना है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड लिखना है। द रीजन सराउंडिंग अ मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक से अधिक भी तो मास हो सकता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन, the region surrounding a mass distribution in which gravitational force are perceptible is called gravitational field, gravitational field। अब इसमें दो टर्म पढ़ना है, एक पढ़ना है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इसको आई, और दूसरा पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डिवाइड कर देंगे, उसी पे कर दिया, चावल लगे रखो। उसका रीजन है, लंबा वीडियो हो जाता है